हम स्टडी करेंगे एलपीजी कि एलपीजी की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, क्योंकि 1980 के बाद से इकॉनमी में क्राइसिस आ रहे थे। हमारे पास सिर्फ इतना ही राशन था, इतना ही पैसा था कि हम 15 दिनों की पेमेंट कर सकें। ऐसा क्यों था? क्योंकि इकॉनमी में गरीबी बहुत ज़्यादा थी। गरीबी को ख़त्म करने की गवर्नमेंट को खर्च करना था। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था, इसको रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा खर्च करना था। इनकम कम थी, खर्चे ज़्यादा थे, इस वजह से गवर्नमेंट के फिजिकल डेफिसिट्स जो है ना वो बढ़ रहे थे, यानी कि घाटा बढ़ता जा रहा था। इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार ने कई जगह से कर्ज भी लिया था, इंटरनेशनल भी और इंडियन बड़ी बड़ी फर्म्स और इंडस्ट्रीज से भी, जिसके कारण धीरे धीरे गवर्नमेंट के लोन एग्रीमेंट्स इतने ज़्यादा हो गए थे कि गवर्नमेंट के पास घाटा बढ़ता चला गया था। उस समय पीवी नरसिम्हा राव हमारे प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। फिर इन्होंने इस क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन IMF और वर्ल्ड बैंक इन दोनों से अपील की। तब उनकी हेल्प से, IMF और वर्ल्ड बैंक की हेल्प से गवर्नमेंट को, हमारी देश की सरकार को उस टाइम $7 बिलियन की करेंसी की हेल्प मिली थी, जिससे कि हम अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के पाथ को दोबारा से रन आउट कर सकते थे। यानी कि इन $7 मिलियन गवर्नमेंट ने जो ये $7 बिलियन की हेल्प ली थी, इससे हम अपनी इकोनॉमी को दोबारा ग्रोथ के पाथ पर रन कर सकते थे। लेकिन इसके साथ कंडीशन थी कि हमें 3 तरह के रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी जिसका नाम था LPG। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है, इसको हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कहते हैं, LPG भी कहते हैं। जैसे कि LPG का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, मतलब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। अब हम सबसे पहले जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं उसका मीनिंग पढ़ेंगे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब है कि कुछ गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ बनाती है जो कि हमारे इकोनॉमी की ग्रोथ और डेवलपमेंट को एक नई डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती हैं। तो जो इकोनॉमी को एक नए ग्रोथ के रास्ते पर ले जाने के लिए कुछ नीतियाँ बनाई जाती हैं, उन नीतियों को हम यहाँ पर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कहते हैं। तो इसी तरह की कुछ पॉलिसी इंडिया ने 1991 में इंट्रोड्यूस की थी, इसीलिए उसको जो है हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं। इस पॉलिसी में भारत के फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ ऐसे चेंजेस किए थे जो कि हमारे बिजनेस सेक्टर को, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ और डेवलपमेंट को एक नए रास्ते पर लेकर जाते थे, इसीलिए इनको नाम रिफॉर्म्स का दिया गया। इसके 3 कंपोनेंट्स को हम स्टडी करते हैं, L, P एंड G। G फॉर ग्लोबलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड L फॉर लिबरलाइजेशन। ये 3 मेन पार्ट्स हैं इसके न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के। अब हम पढ़ते हैं कि हमें ये पॉलिसी 1991 में इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले कि हाई इकोनॉमिक क्राइसिस। उस टाइम हमारी अर्थव्यवस्था में जो हमारे खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, आय बहुत कम हो गई थी। जैसे मैंने आपको भी पहले बताया कि हमें अपने पब्लिक सेक्टर को भी इंट्रोड्यूस करना था। हमारी जो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि गरीबी है, बेरोज़गारी है, उसको भी हमें ख़त्म करना था। हमारे डेवलपमेंट के पाथ पे भी हमें इकोनॉमी को रन करना था। तो इस तरह से बहुत सारे जो है ना कारण थे जिसकी वजह से हमारे खर्चे बढ़ गए थे और हमारी इनकम जो है वो कम थी, और इसी वजह से बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस हमें फेस करने पड़े, और जिसके कारण हमें ये डिसीज़न लेना पड़ा कि हम कुछ नए रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करें।
जो ये क्राइसिस थे इनकी वजह से इकॉनमी में जो हमारी इकॉनमी की फाइनेंशियल हेल्थ का मतलब है कि जो हमारे पास पैसे थे वो बहुत ही कम हो गए थे, हमारे पास खर्चे पाने के लिए इनकम के रिसोर्सेज कम हो गए थे, इन्फ्लेशन कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जो कि एक इकॉनमी की ग्रोथ और मतलब डेवलपमेंट के पाथ में बहुत बड़ी बाधा होती है, क्योंकि जब प्राइजेस बढ़ जाते हैं तो मतलब प्राइजेस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है, डिमांड कम होती है तो फिर आउटपुट का लेवल भी कम होता है, इन्वेस्टमेंट भी कम होती है, इनकम भी कम होती चली जाती है, तो ग्रोथ का पाथ जो है वो स्लो हो जाता है। इंटरनेशनल जितने भी हमारे ट्रेड पार्टनर्स थे, यानी कि जिन कंट्रीज़ के साथ हमारा ट्रेड होता था, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे मैंने अभी आपको बताया IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सारे इंस्टीट्यूशंस जो है ना, इनको ये लगने लग गया था कि अब हम उनके जितने भी फंड्स जो हमने उनसे लिए हैं हम उनको रीपे बैक नहीं कर पाएंगे, हमारी इकॉनमी एक मतलब डेप्थ ट्रैप के अंदर फंसती चली गई थी। इस वजह से इस इकॉनमी को इस ट्रैप से, इस बंधन से बाहर निकालने के लिए ही हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी। दूसरे हैं फिर हमारे BOP क्राइसिस। BOP क्राइसिस का मतलब है BOP यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का मतलब है कि हमारी इकॉनमी की जो टोटल कंट्री की जो पेमेंट है इम्पोर्ट्स से, वो बहुत ज़्यादा थी, और जो हम एक्सपोर्ट करते हैं मतलब इंपोर्ट्स की वैल्यू जो है ना वो ज़्यादा थी और एक्सपोर्ट्स की वैल्यू कम थी, यानी कि हमें देना ज़्यादा होता था और हमारा विदेशों से जो लेना था वो हमारा कम था। अब इसकी वजह से जो हमारे मतलब हमारे पास फॉरेन करेंसी जो है वो अब कम आनी शुरू हो गई थी। फॉरेन जो एक्सचेंज जो है वो अब हमारे फॉरेन रिजर्व्स, एक्सचेंज नहीं रिजर्व्स हमारे धीरे धीरे डाउन होते चले जा रहे थे, और 1990 के अंत तक तो ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि हमारा जो कैड यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ना वो बहुत ही बढ़ गया था। बोरोइंग्स हमारी विदेशों से बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। 1980 से 81 में जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था जो केवल 2214 करोड़ था, वो 1990-91 तक बढ़कर 17,337 करोड़ तक पहुंच गया था। ये बहुत ही बड़ा अमाउंट था। उसके बाद जो हमारी बोरोइंग्स हैं मतलब हमने विदेशी जो जितनी भी फर्म्स हैं या जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे हमने 1980s तक जो भी पैसा बोरो किया था, उधार लिया था, वो हमारी GDP का 12% था, जो कि 1990-91 में बढ़कर 23% हो गया था। ये इतना ज़्यादा अमाउंट था कि इसको मीट करना हमारे लिए, इन सिचुएशन से बाहर निकलने का और कोई हमारे पास साधन नहीं था। अब क्योंकि हमारे BOP जो है वो एडवर्स हो गए थे, जो हमारे मतलब बाहर से बोरोइंग्स हैं वो बढ़ रही थी, इस वजह से अब जब हम बाहर से पैसा बोरो करेंगे तो हमें उनको इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट भी हमें जिन कंट्री से जिस करेंसी में लिया उसी करेंसी में पे करना पड़ता था, जिस कारण से हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। ये इतने ज़्यादा कम हो गए थे 1990s में, मतलब 1990-91 में जब हमने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, हमारे पास सिर्फ इतनी फॉरेन करेंसी थी कि हम केवल जिन लोगों से पैसा लिया हुआ है उनका इंटरेस्ट, केवल हम 10 दिन का इंटरेस्ट ही पे कर पा रहे थे, पूरे अमाउंट पे करना हमारे बस की बात नहीं रही थी। अब हमारे जो ये फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो कम होकर केवल और केवल 6,252 करोड़ रुपीस के रह गए थे। फिर है कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी स्पाइरल आ गया था। इन्फ्लेशनरी स्पाइरल मतलब प्राइजेस बढ़ते बढ़ते जा रहे थे। स्पाइरल मतलब जैसे ये स्पाइरल है, प्राइजेस यहाँ से शुरू हुए बढ़ते 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 जा रहे हैं, इनको रोकना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो जब
मतलब हमारे उधर से क्या हुआ, इकोनॉमी में 3 सालों तक लगातार मानसून की सिचुएशन इतनी ख़राब रही कि हमारी फूड ग्रेन्स की सप्लाई बहुत कम हुई, जिसके कारण कीमतें बढ़ती चली गई। कीमतें बढ़ती चली गई तो मनी की सप्लाई हमें बढ़ानी पड़ी, गवर्नमेंट की बोरोइंग्स बढ़ती चली गई, गवर्नमेंट के घर जो डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट यानी कि जो गवर्नमेंट का घाटा जो है वो भी बढ़ता चला गया। फिर पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयू, पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि गवर्नमेंट के अंदर काम करने वाली जो फर्म्स जो है ना, वो उनको भी बहुत ही नुकसान हो रहा था, उनकी वर्किंग प्रॉपर नहीं थी, उनकी मतलब वहाँ पर करप्शन इतना ज़्यादा था, उस करप्शन के कारण ये सारी फर्म्स लॉस में जा रही थी। और इसीलिए हमें अपनी जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है ना, उसको दोबारा से रिवर्स करने की ज़रूरत पड़ी। तो इन सब कारणों के चलते फिर हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। इसको पॉलिसी को जब हमने इंट्रोड्यूस किया तो IMF और वर्ल्ड बैंक की कंडीशनैलिटी के अकॉर्डिंग, जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया, हमें 3 तरह के रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने पड़े। वो थे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इन्हीं से ही इसका नाम पड़ा LPG, L फॉर लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड G फॉर ग्लोबलाइजेशन। आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ लिबरलाइजेशन और उसके एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके नेक्स्ट वीडियो में प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को पढ़ेंगे। तो चलते हैं, लिबरलाइजेशन क्या है? लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी मीन्स फ्रीडम ऑफ द प्रोडक्शन फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। लिबरलाइजेशन, लिबर्टी, आज़ादी, कि जितने भी हमारे प्रोडक्शन फर्म्स हैं उनको गवर्नमेंट के कंट्रोल से फुल आज़ादी मिल गई थी। पहले क्या था, 1991 से पहले गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे कंट्रोल करके रखती थी प्राइवेट एंटरप्राइजेस पर। किस तरह के कंट्रोल? जैसे कि लाइसेंस लेना पड़ता था, कोई भी प्राइवेट फर्म अपने आप से बिजनेस नहीं शुरू कर सकती थी, पहले उसको लाइसेंस लेने के लिए गवर्नमेंट ऑफिस में बहुत एफर्ट्स करने पड़ते थे, मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। प्राइजेस वो अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते थे। फाइनेंशियल कंट्रोल जो है ना वो गवर्नमेंट का होता था, कि मतलब आप कितनी गुड्स बनाएंगे, कौन सी मशीन लाएंगे, हर मशीन लेने से पहले प्रोडक्शन को की लिमिट बढ़ाने से पहले आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता था। यदि आप कहीं पर इम्पोर्ट करना चाहते हैं, कुछ भी बाहर से चीज़ मंगवाना चाहते हैं, तो इम्पोर्ट का लाइसेंस अलग से लेना पड़ता था। फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल सारा गवर्नमेंट के अंदर में था। रिस्ट्रिक्शंस थी इन्वेस्टर्स पर कि यदि वो बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनको बहुत सारी बाउंडेशंस को फॉलो करना पड़ता था। तो ये सारे कंट्रोल की वजह से इन्वेस्टमेंट का लेवल जो है ना वो इकोनॉमी में डाउन था। बहुत लोग इसी वजह से बिजनेस स्टार्ट करना ही नहीं चाहते थे, कुछ चाहते थे तो ये सारी कंडीशंस को फॉलो नहीं कर पाते थे, जिस वजह से उनको बहुत सारा टाइम उनका वेस्ट हो जाता था और वो प्रॉपर रन आउट नहीं हो पाता था। तो इन्वेस्टमेंट का लेवल लो होने के कारण इकोनॉमी प्रॉपरली रन आउट नहीं कर रही थी। तो IMF ने कहा कि आप सबसे पहले अपनी इकोनॉमी को आज़ादी दो। आज़ादी यानी कि आप अपने गवर्नमेंट से सारे कंट्रोल्स को हटा दो। तो इसी वजह से उसकी वो कंडीशन की वजह से ही लिबरलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया। ये कंट्रोल क्यों रिमूव किए गए थे? क्योंकि लिबरलाइजेशन जो है ना उसमें ये कंट्रोल इसलिए रिमूव किए गए थे। सबसे पहले गवर्नमेंट ने ये देखा कि गवर्नमेंट के अंदर जितने भी काम करने वाली फर्म्स हैं उनमें कुछ ना कुछ कमियां हैं, ठीक है ना। वहाँ पर करप्शन बहुत ज़्यादा था। जैसे कि अब लाइसेंस लेना है, लाइसेंस लेने के लिए आपको बहुत सारी बार चक्कर काटने पड़ते थे, फाइल्स आपकी डिले होती रहती थी, मतलब आपके काम जो है ना वो बिना बात के अनड्यू डिले होती थी। इसका कोई रीज़न नहीं था, ऑफिसर्स काम करके नहीं देते थे। तो उस वजह से आपकी इकोनॉमी जो है ना वो प्रॉपरली रन आउट नहीं कर पा रही थी। इकोनॉमी का में GDP जो है ना वो बहुत डाउन चली गई थी। जो हमारी इकोनॉमी में कॉस्ट जो है ना वो हाई हो रही थी, मतलब हमारे खर्चे बढ़ रहे थे और इनकम जो है वो आमदनी यानी कि जो इनकम है वो
कम होती जा रही थी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ने भी सोचा सही है, क्यों ना, जब हमें ज़रूरत भी है, हमारे ऊपर एक कंडीशन भी है, तो हम इसको इंट्रोड्यूस करें। तो लिबरलाइजेशन को कोरिया, थाईलैंड और सिंगापुर के इकॉनमी ने हमसे पहले इंट्रोड्यूस किया था और वहाँ पर इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले थे। वहाँ पर ग्रोथ का लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ा था। इसी वजह से इकॉनमी में, इंडियन इकॉनमी में भी इसको आसानी से अडॉप्ट कर लिया गया। अब जब इकॉनमी में, इंडिया में लिबरलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया तो उसके अंदर कौन कौन से रिफॉर्म्स आए? उसके अंदर हमने 4 तरह के रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए: इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, फिजिकल सेक्टर रिफॉर्म्स एंड एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। अब हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म सबसे पहले हम पढ़ते हैं। लिबरलाइजेशन के बाद जो आपका जितना भी इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसको दोबारा से उसमें डी रेगुलेशन किया गया, यानी कि उसमें कुछ चेंजेस किए गए। किस तरीके से? मतलब जुलाई 1991 में हमने एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की। जैसे ही हमने रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया, उनके चलते एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की जिसके अंदर ये कहा गया था कि अब सिर्फ कुछ सेक्टर्स को छोड़कर, जैसे कि लिकार, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव और डेंजरस केमिकल सेक्टर, इनको छोड़कर किसी भी सेक्टर में आप फ्री हो, कुछ भी काम करो, आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। फिर इन रिफॉर्म्स के चलते इंडस्ट्रियल सेक्टर के, जो पब्लिक सेक्टर के अंदर जो रिजर्व सेक्टर थे, पहले 17 थे, अब उसको घटाकर 8 कर दिया गया था। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे 2010-11 तक सिर्फ और सिर्फ हमारे 2 सेक्टर ही ऐसे थे जो कि गवर्नमेंट के अंडर रह गए थे। वो थे एक एटॉमिक एनर्जी और एक रेलवेज। बाकी सबको प्राइवेट, मतलब उनको आज़ादी दी गई थी कि वो अपना बिजनेस किसी भी सेक्टर में स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोडक्शन एरिया जो है ना, वो अब एसएसआई मतलब स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है ना, उनको अब कंट्रोल से बाहर कर दिया था। अब कोई भी रिजर्वेशन नहीं थी, लाइसेंस फ्री इकॉनमी थी, इसीलिए अब कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी फर्म पे। वो कुछ भी प्रोड्यूस करे, कितना भी प्रोड्यूस करे, ये उनके ऊपर डिपेंड है। प्राइजेज अपने आप मार्केट के डिमांड एंड फोर्सेस के प्राइजेस से डिटरमिन होंगे। जहाँ पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, वहीं पर इकॉनमी में प्राइजेस का डिटर्मिनेशन होगा। ऐसे डिसीजंस लिए गए थे। इसी वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत तेज़ी से ग्रोथ देखने को मिली 1991 में लिबरलाइजेशन के बाद। फिर बात आती है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की। फाइनेंशियल सेक्टर में हम स्टडी करते हैं बैंकिंग और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के बारे में, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के बारे में और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में। हमारा फाइनेंशियल सेक्टर जो सारा का सारा जो है ना, उसको रेगुलेट करता है आरबीआई का फुली कंट्रोल था। लिबरलाइजेशन से पहले सारे डिसीजंस आरबीआई के होते थे कि कौन सी बैंक की ब्रांच ओपन होनी है, कौन सी की नहीं होनी है, कितने एम्प्लॉयज़ की रिक्रूटमेंट होनी है, कितना बैंक रेट होना चाहिए, ये सब आरबीआई था। मतलब आरबीआई एज अ कंट्रोलर था। बट लिबरलाइजेशन के बाद आरबीआई का रोल जो है वो कंट्रोलर की बजाय फैसिलिटेटर के रूप में हो गया था। अब फैसिलिटेटर के मतलब अब कोई भी बैंक जो है ना, उसको अपनी नई ब्रांच खोलने के लिए, अपने स्टाफ को रिक्रूट करने के लिए, अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करने के लिए आरबीआई की परमिशन नहीं लेनी पड़ती थी। अब मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग ही रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होता था। जो फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस थे उसके अंदर जो है ना, जैसे जैसे मतलब हमारा इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम भी इसके अंदर मर्ज हो गया था। अब इंडियन बैंकिंग सिस्टम का साइज जो है ना, वो बहुत ही बढ़ गया था और इन्वेस्टमेंट अब इस तरीके से ग्रो होने लगा था। तो यहाँ पर हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जो है ना, वो भी इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करने लगे थे। जैसे कि मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, ये सभी जो आपके लिबरलाइजेशन के बाद ही आए थे। उसके बाद आती है आपकी बात फिजिकल रिफॉर्म्स की। फिजिकल रिफॉर्म्स जो है ना, ये आपके रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होते हैं कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू कितनी है, गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर कितनी है। अब आपको पता ही है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया
कि यहाँ पर गवर्नमेंट के खर्चे एक्सपेंडिचर्स जो है ना वो ज़्यादा थे और रेवेन्यू जो है वो कम थी। इस वजह से गवर्नमेंट को फिर अपने मतलब टैक्स रिफॉर्म्स में भी कुछ चेंजेस करने पड़े। टैक्स आपके दो तरह के होते हैं स्टूडेंट्स, एक होते हैं डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जिनको कि आप किसी दूसरे पर शिफ्ट नहीं कर सकते, ये आपके ऊपर ही इम्पोज किए जाएंगे, आपको ही पे करने पड़ेंगे। लाइक एज इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स, इनकम आप अर्न कर रहे हो उसका टैक्स मैं थोड़ी पे करूँगी, मैं क्यों पे करूँगी, जब आप अर्न कर रहे हो तो आप ही पे करोगे, ठीक है ना। वेल्थ टैक्स, अब आपकी जितनी प्रॉपर्टी है उतना ही आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ये डायरेक्ट टैक्स होते हैं, इनका बर्डन मतलब जिनके ऊपर ये इम्पोज किए जाते हैं उनको ही पे करने पड़ते हैं, इनकी आप शिफ्टिंग नहीं कर सकते। इनडायरेक्ट टैक्स ये वो टैक्स होते हैं जिनको कि आप पार्शली या फुली अकॉर्डिंग टू द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं ऑन सेकेंड पर्सन, यानी कि जैसे कि अब आपका प्रोडक्शन टैक्स लगता है, सेल टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है, कस्टम ड्यूटीज़ हैं, इनको आप अपने कस्टमर पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से कुछ हद तक शिफ्ट कर सकते हैं, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो लिबरलाइजेशन से पहले टैक्स स्ट्रक्चर जो ना कंट्री का वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स था और वहाँ पर टैक्स की चोरी बहुत ज़्यादा होती थी। टैक्स का बर्डन इतने ज़्यादा था कि लोग जो है ना टैक्स को पे करने की बजाय टैक्सेबल इनकम को छिपाना यानी कि टैक्स को चोरी करने में ज़्यादा बिलीव करते थे। अब लिबरलाइजेशन के बाद टैक्स का पे करना बहुत ही सिंपल बना दिया था और टैक्स रेट जो है ना उनको भी काफ़ी हद तक कम कर दिया था ताकि सभी लोग इजीली टैक्स को पे करें। उसके बाद फिर आते हैं आपके एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स में आपके आते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स यानी कि फॉरेन करेंसी आपके पास कितनी थी। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में जो है ना 1991 में हम इन्हें ये स्टार्ट किए थे विद द डिवेल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक इंडियन करेंसी। डिवेल्यूशन क्या होता है, जैसे हम हर रोज़ पढ़ते हैं ना कि डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू कितनी है। आज का डॉलर जो है ना वो 70 रुपीज़ के बराबर है, 70 रुपीज़ इज इक्वल टू $1। इसको डिवेल्यूशन कहते हैं कि फॉल इन द वैल्यू ऑफ रुपी विद रिस्पेक्ट टू द फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी कोई भी हो सकती है, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है डॉलर और इंग्लिश पाउंड का। अब क्या हुआ, जब यूएस डॉलर और इंग्लिश पाउंड जो है ना जब हम उनको एक्सचेंज करते हैं, मतलब हमने $1 लिया, $1 से पहले हमें मिलते थे 50 रुपये, अब $1 के बदले हमें मिल रहे हैं 60 रुपये। तो अब फॉरेनर्स क्या करेंगे, इंडिया में आएंगे और यहाँ से ज़्यादा चीज़ों की डिमांड करेंगे क्योंकि अब उनको चीज़ें सस्ती मिलने लगी। अब ये सस्ती चीज़ें मिलने लगी, इस वजह से इंडिया में डॉलर्स, पाउंड्स, लीरा ये सारी करेंसी जो है ना वो एक्सेस में मार्केट में आने लगी, जिससे कि फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ गई। फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ने से हमारे इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो है ना वो तेज़ी से ग्रो हो गए। अब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को भी हमने लिबरलाइज किया, यानी कि उसमें भी कुछ चेंजेस किए। मतलब इसमें क्या है, एक हमने इंपोर्ट कोटा जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया। इंपोर्ट कोटा मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था जब हमने फॉरेन ट्रेड वाली वीडियो पढ़ी थी। कोटा होता है क्वांटिटी कि हमने फ़ॉरेन से कितनी गुड्स मंगानी है, उनकी क्वांटिटी जो है ना वो पहले फिक्स थी, अब उसको ख़त्म कर दिया। फ़ॉरेन से जो लाइसेंस हमें लेना पड़ता था वो मतलब इंपोर्ट करने के लिए, वो लाइसेंस सिस्टम जो है ना वो भी ख़त्म हो गया। एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है ना उसको हटा दिया गया। अब हमें एक्सपोर्ट करने के लिए किसी तरह की गवर्नमेंट को कुछ भी फंड्स देने की, कुछ भी ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी देने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी, जिससे धीरे धीरे हमारी एफिशिएंसी जो है ना वो बढ़ गई। अब हमारे एक्सपोर्ट्स जो है ना वो बढ़ने लगे और इंपोर्ट्स जो है ना उसको हम धीरे धीरे कम करने की कोशिश करने लगे। सेल्फ सफिशिएंसी, जब हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो फॉरेन करेंसी जो है ना वो इंडियन मार्केट में आएगी, जिससे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, फॉरेन करेंसी के जो रिजर्व्स जो है ना वो बढ़ने शुरू हो गए और धीरे धीरे इकोनॉमी से जो क्राइसिस जो है ना हम उनको इस तरीके से ख़त्म कर सकते थे। आज की वीडियो में हमने लिबरलाइजेशन, इकोनॉमी रिफॉर्म्स क्या होते हैं, उनकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में पढ़ा। कल वो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। स्टे ट्यून्ड,
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपके कमेंट है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।